ठीक है। तो उसमें अपन ने सबसे पहले भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है उसमें अपन ने फिजियोग्राफिक जो भौतिक स्वरूप है भारत का, उस पर अपन ने चर्चा शुरू करी थी। ठीक है। तो अगर हम भारत के भूगोल की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम भारत के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तो 6 भागों में इसको विभाजित करते हैं। पिछली क्लास में जैसे मैंने बताया था आपको, भारत के भौतिक स्वरूप को या उच्चावच को, उसका भौगोलिक शब्द आ जाता है उच्चावच। उच्चावच से सीधा तात्पर्य आपका पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महासागर, इन सब की स्थिति को अपन उच्चावच कहते हैं। तो भौतिक स्वरूप की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो मैंने आपको पहले बताया था, पहला आ जाएगा आपका द ग्रेट हिमालय, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। सबसे उत्तर में पहला आ जाएगा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद दूसरे स्थान पर आ जाता है आपका सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहाँ पंजाब, हरियाणा से लेकर के और आगे आप यहाँ देखेंगे बिहार, वेस्ट बंगाल, आगे असम तक का जो पूरा क्षेत्र है, जो पूरा मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग को हम सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। 3 अलग अलग नाम हो गए, पंजाब हरियाणा क्षेत्र, सतलज जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वाला क्षेत्र है वो गंगा का मैदान, और असम वाला जो क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन 3 नदियों के नाम से, हालांकि इस पूरे मैदानी क्षेत्र में अनेक नदियां, उनकी सहायक नदियां वो अपना एक बड़ा लंबा चौड़ा जाल बनाती है, लेकिन 3 प्रतिनिधि नदियां हमने उठाई, उसमें से सतलज नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, इन 3 के नाम से हमने कहा सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। पश्चिम से पूर्व तक चापाकार स्थिति में फैला हुआ हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, जो अपन गणित में चाप बनाते हैं उस तरीके की चापाकार स्थिति में फैला हुआ क्षेत्र है। यहाँ इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के इस तरफ अरुणाचल प्रदेश तक, और इसी का थोड़ा बहुत विस्तार आप नीचे देखेंगे मिजोरम तक, ये पूरा जो क्षेत्र है ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। इसका हमने प्रादेशिक वर्गीकरण करा था, 4 भागों में हमने विभाजित करा था। सबसे पहला था कश्मीर या पंजाब हिमालय, यानी सबसे पहला जो क्षेत्र था, सबसे पश्चिमी भाग जो है उसमें ये जम्मू कश्मीर, इधर आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तक का भाग आता है, ये आ जाता है आपका कश्मीर हिमालय, या इसी का हम दूसरा नाम पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। सिंधु से सतलज नदी के बीच में है ना, SS के टीवी, मैंने आपको इसका शॉर्ट वो बताया था, SS के टीवी, सिंधु से सतलज के बीच वाला जो क्षेत्र है वो आपका कहलाता है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ठीक है, ये पहला प्रादेशिक विभाजन हो गया। दूसरा, फिर इस तरफ आएंगे हम आगे, तो यहाँ कुमायूं हिमालय, दूसरा जो इसका विभाजन है वो कहलाता है कुमायूं हिमालय, है ना। SS के सतलज से लेकर के काली नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपका कुमायूं हिमालय। उसमें मेनली उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड को हम 2 भौगोलिक रीजन में बांटते हैं, कुमायूं और गढ़वाल। तो उनमें से जो कुमायूं रीजन है उसके नामकरण के आधार पर हमने इसका नामकरण किया कुमायूं हिमालय। ठीक है। फिर काली से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हमने कहा नेपाल हिमालय। तीसरा प्रादेशिक विभाजन हो जाएगा नेपाल हिमालय, है ना, काली से तीस्ता नदी के बीच में। और लास्ट हो जाएगा तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम, वो कहलाएगा आपका असम हिमालय। ये है इसका प्रादेशिक विभाजन, है ना। रीजनल जो क्लासिफिकेशन है वो ये कहलाएगा। दूसरा हमने इसमें ऊंचाई के अनुसार भी लिया था, है ना। पहला पंजाब या कुमायूं हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा हो जाएगा कुमायूं, जो उत्तराखंड है उसी के 2 रीजन हम कर देते हैं, भौगोलिक दृष्टि से हम बोलते हैं कुमायूं और गढ़वाल। तो कुमायूं जो क्षेत्र है उसके नामकरण के आधार पर हो गया कुमायूं हिमालय। तीसरा हो गया नेपाल हिमालय, और चौथा हो जाएगा आपका असम हिमालय। अब आ जाता है दूसरा इसमें जो ऊंचाई के अनुसार, तो हमने इसमें कहा था ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, सबसे ऊंचे जो इसका पर्वतीय क्षेत्र है वह महान हिमालय के अंतर्गत आएगा, जहाँ की एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर के आसपास है। लगभग 6000 मीटर से ऊपर जहाँ औसत ऊंचाई है वो जो पूरा क्षेत्र है। और 6000 मीटर पे मैंने आपको बताया था जब इतनी ऊंचाई होगी तो वहाँ पर
जैसे ही हम भूतल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। तो लगभग 6 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 6000 मीटर का क्षेत्र, उतना ऊपर अपन जाएंगे तो बहुत कम टेम्परेचर रह जाते हैं, कई जगह माइनस में टेम्परेचर रहते हैं और उसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है। हिमालय का पूरा उत्तरी, एकदम उत्तरी जो भाग है यह पूरा लगभग हिमाच्छादित रहता है। इसी क्षेत्र में हिमालय की सर्वाधिक बड़ी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं, चाहे आप एवरेस्ट की बात ले लीजिए, चाहे K2 की, उस दिन आपने 4.5 किलोमीटर, इसको थोड़ा वो कर लो, 4.5 एवरेज लगभग 6000 मीटर से ऊपर है इसकी हाइट, है ना। वो सेकंड जो मेरी क्लास हुई थी मैंने उसमें करेक्ट कराया था। लघु हिमालय और शिवालिक की वही औसत ऊंचाई जो मैंने लिखाई थी, महान हिमालय वाले में सेकंड डे जो मेरी क्लास हुई थी सेकंड, उसमें मैंने करेक्ट करा दिया था। लगभग 6000 मीटर से ऊपर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। तो आप एवरेस्ट ले लीजिए, K2 ले लीजिए, इसी तरह से कंचनजंगा ले लीजिए, मकालू, धौलागिरी, नंदा पर्वत, जितनी प्रमुख सबसे ऊंची चोटियां है वो इसी क्षेत्र में स्थित है। कई सारे बड़े ग्लेशियर्स वो इस क्षेत्र में स्थित है। तो पूरा ये महान हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया था। उससे नीचे वाला जो क्षेत्र है वो लघु हिमालय है ना। लघु हिमालय की विशेषताएं भी मैंने आपको उस दिन बताई थी। लघु हिमालय के फिर थोड़ा दक्षिण में आ जाएंगे तो वो कहलाती है शिवालिक श्रेणियाँ। तो शिवालिक श्रेणियों के बारे में भी हमने चर्चा करी थी। पर्वतपदीय क्षेत्र है एक तरह से, हिमालय का पर्वतपदीय, हिमालय का एक पूरा बड़ा विशाल आकार माना जाए एक पूरे जीव की तरह, तो उसके फुट प्रिंट्स के रूप में या पर्वतपदीय क्षेत्र के रूप में अपन इसको देखते हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी को। और चौथा हो जाएगा ट्रांस हिमालय, जो ये महान हिमालय है इसका उत्तरी भाग, तिब्बत की तरफ वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपका ट्रांस हिमालय। तो हिमालय पर्वत पर अपन ने खूब डिटेल में चर्चा करी थी। हिमालय के बाद अब सेकंड आ जाता है आपका सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। जैसा मैंने आपको बताया ये पूरा जो क्षेत्र था पहले किसी समय 33 महासागर था। पहले ये 33 महासागर था। भूगोल में जब आप बहुत ज़्यादा गहराई से आप अध्ययन करोगे तो हम देखते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत चलता है। 6 बड़ी प्लेट्स है ना, और कुछ गौण प्लेट्स है। तो 6 जो बड़ी प्लेट्स है वो निरंतर गति करती रहती है। उनकी गति के कारण से ही जब वो एक दूसरे की तरफ गति करेगी, एक दूसरे के विपरीत गति करेगी या एक दूसरे के समांतर गति करेगी, उन्हीं के कारण से हम देखते हैं भू परिवर्तनकारी जो घटना है वो होती है। चाहे भूकंप का आना ले लीजिए, चाहे ज्वालामुखी का आना ले लीजिए, पर्वतों का निर्माण ले लीजिए, नए आइलैंड्स, नए द्वीपों का निर्माण ले लीजिए, सब कुछ ये किससे हो रहा है? ये जो 6 प्लेट्स हैं इनकी गति से हो रहा है। ये प्लेट विवर्तन की भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो 2 जो प्लेट्स थी भारत के उत्तर में, वो जो आप देखेंगे रशिया वाला वो पूरा क्षेत्र है, वो है यूरेशियन प्लेट। और हमारा जो भारत देश है इसको कहा गया इंडियन प्लेट। ये जब एक दूसरे की तरफ इन्होंने गति की तो बीच में ये जो 33 महासागर था, इस 33 महासागर में दोनों तरफ के दबाव के कारण से वलन पड़े, मोड़ पड़े, और लाखों वर्षों तक तो ये जो भूसन्नति होती है, 33 महासागर एक भूसन्नति की तरह से है। ज्योग्राफी की भाषा में देखो बहुत आसानी से समझिए आप, गहरे, सकरे और छिछले सागरीय गर्त जो होते हैं उनको अपन कहते हैं जियोसिंक्लाइन। एक तो होता है विशाल महासागर, ठीक है, एक होता है उसी का सकरा पार्ट, एक बीच में, जैसे 2 बड़े विशाल भूखंड है, विशाल क्षेत्र है, उनके बीच में महासागरीय क्षेत्र आ जाता है तो वह उसको अपन कहते हैं भूसन्नति। तो ये जियोसिंक्लाइन था, कौन सा? 33 महासागरीय क्षेत्र। इस पे दोनों तरफ से यूरेशियन जो प्लेट है वहाँ से ले लीजिए, चाहे इंडियन प्लेट है, हजारों वर्षों तक जो नदियाँ हैं वो ला करके कंकड़, पत्थर, मिट्टी, गाद जमा करती रही। और जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ टकराई है ना, एक दूसरे की तरफ गति करने के परिणाम स्वरूप, तो बीच वाले भाग में मोड़ पड़े, वलन पड़े, और उससे हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति हुई है ना। ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहता है। तो यहाँ पे हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति हो गई। उसी के जस्ट दक्षिण में ये वाला जो पूरा क्षेत्र था ये भी 33 महासागर का ही हिस्सा था।
इस हिस्से में अब क्या हो गया, जो हिमालय पर्वत से विभिन्न नदियां निकल रही हैं, वो नदियां अपने साथ जो कंकड़ पत्थर मिट्टी ला रही है उसका जमाव करती चली गई। किसमें? 33 महासागर के एक भाग पर हिमालय का उद्भव हो गया, उसी के दक्षिण वाला जो हिस्सा है उस वाले हिस्से में लगातार हजारों लाखों वर्षों तक कंकड़ पत्थर मिट्टी का जमाव होता रहा। किनके द्वारा? हिमालय से जो नदियां निकल रही है उनके द्वारा। और धीरे 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 वो जो सागरीय भाग छोटा मोटा जो अवशेष बचा था वो भी धीरे धीरे उससे भर गया और यहाँ पे नए मैदानों का निर्माण हो गया। ठीक है, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी नए मैदान है, नवीन मैदान जिनको अपन कह सकते हैं। जैसे हिमालय नवीन पर्वत है, वैसे ही ये क्षेत्र क्या है, ये भी नए मैदान है जो हिमालय पर्वत द्वारा जो नदियां लाई गई उनके निक्षेप से बने। निक्षेप यानी जमाव। ठीक है, बेसिकली ज्योग्राफी में आप जब पढ़ेंगे नदियां क्या करती है, उठे हुए भूभागों को काट करके उनको समुद्र तल में ला करके जमा करती है। नदियां क्या करती है? अपरदन का प्रमुख कारक है। जो भूतल पर अपरदन की प्रक्रिया चलती रहती है उसमें 5 जो बड़े कारक है उनमें से नदी एक बड़ा कारक है। ऊंचे उठे हुए भूभाग को समतल प्राय मैदान में परिवर्तित करने के लिए जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां से उस भाग को काट करके मैदानों में बहते हुए अंततः ये सागर में जमा कर देती है। ठीक है, तो अपरदन का कारक है नदी। तो ये नदियां जो बहा करके लाती है कंकड़ पत्थर मिट्टी, तो जैसा मैंने एक बार पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था, जो नदियां हैं प्रारंभिक तौर पर जैसे हमारे जीवन का चक्र है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, है ना। जैसे जीवन का चक्र देखो, भूगोल को बहुत आसानी से आप जो हमारा जीवन का चक्र है उससे भी जोड़ करके चलिए। जो अपरदन चक्र है, नदियों का अपरदन चक्र है, उसको आप अपनी लाइफ से, अपने जीवन से भी जोड़ के देखिए। 3 अवस्थाएं हमारी भी हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। युवावस्था सर्वाधिक उत्साह वाली, सर्वाधिक उमंग वाली, है ना। बहुत हौसले ऊंचे रहते हैं, आत्मविश्वास ऊंचा रहता है और कई सारी चुनौतियों को हम सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, झेलने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, युवावस्था। थोड़ा सा लेटर एज हुई, 45-50 के आसपास क्रॉस करते करते वो आ जाती है प्रौढ़ावस्था। यहाँ हम जो कुछ हमने संचित कर लिया, जो कुछ हमने काम कर लिया है, उस आधार पर अब बाकी जीवन बिताने की सोचते हैं। यहाँ अब हम नई रिस्क लेने की, नए कोई काम धंधे छेड़ने की, नया कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं रहते। यथा स्थिति पे आ जाते हैं कि भाई ठीक है, अभी अपन ने जो अर्न कर लिया उसी में थोड़ा बहुत जुड़ता चला जाए, नए तरीके से हम मेहनत करना, धीरे धीरे उत्साह में, ऊर्जा में, उमंग में कमी आने लगती है। तो चाहे हमारी चिंताएं हो, चाहे हमारी जिम्मेदारियां, उनको हम धीरे धीरे उनका निक्षेप करते, छोड़ते चले जाते, जमा करते जाते हैं कि भाई चलो एक साइड छोड़ दो इनको। तीसरी स्टेज आ गई जीर्णावस्था। उसमें बहुत कुछ करने लायक अपने पास में कुछ भी नहीं होता। नदी के अपरदन चक्र में भी आप देखिए, युवावस्था है, जब पहाड़ों से निकलती है नदी, बहुत वेग से, प्रचंड वेग से वो नदी निकलती है, पहाड़ों को बहुत तेजी से काटते हुए, कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े शिलाखंड, बड़ी बड़ी चट्टानें, सबको काटते हुए और वो बहती है। ये नदी की युवावस्था हो गई। जैसे ही वो मैदान में प्रवेश करती है वो हो जाती है प्रौढ़ावस्था, नदी की प्रौढ़ावस्था। जैसे ही मैदानों में प्रवेश करेंगी 2-3 चीजें हो जाएंगी। जैसे हम प्रौढ़ावस्था में काम करते करते थक जाते हैं, वैसे ही नदी जो है वहाँ एक तो उसमें देखो भौगोलिक सपोर्ट भी था, ढलान था, नदी का वेग था, तो अपरदन बहुत तेजी से हो रहा था। कंकड़ पत्थर मैदान, कंकड़ पत्थर और वो जो शिला खंड है, टूटे वो पत्थर है, उन सब को बहा करके, कीचड़ और उसको बहा करके साथ लेकर के जा रही थी। मैदान में आती जैसे ही प्रौढ़ावस्था आई, क्या हुआ, एक तो एरिया बड़ा हो गया, क्षेत्र बड़ा हो गया और उसका वेग कम हो गया। नदी का जो वेग था, जो ढलान के कारण से स्वाभाविक तेज बना हुआ था, वो वेग एकदम कम हो जाता है, क्षेत्र ज्यादा हो जाता है। जैसे ही नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो कंकड़ पत्थर, मिट्टी, चट्टान, जिनको बहा करके साथ लाई थी, उनका वो जमाव कर देती है।
ठीक है, ये प्रौढ़ावस्था की स्थिति आ जाती है। प्रौढ़ावस्था में जैसे मैंने जीवन चक्र बताया वैसे ही नदी भी अपना जो अपने साथ अवसाद बहा करके ला रही थी उनको जमा कर देती है और मैदान में उसकी गति भी धीमी हो जाती है। धीरे धीरे आप आगे देखेंगे फिर आ जाता है अंत में जीर्णावस्था। सागर तट तक पहुंचते पहुंचते उसकी गति भी काफी धीमी हो जाती है और अपराधन की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने साथ जो मिट्टी है, महीन मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, उनको प्रवाहित करके वो वहां तक सागर तक पहुंचाती है। तो अब ये जो नदियां हैं, ये नदियां इधर से देख लीजिए, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, फिर से हम डिस्कस कर ले। इधर की प्रमुख प्रतिनिधि नदी है सतलज। वैसे सबसे बड़ी नदियों में है सिंधु, और सिंधु बहुत थोड़ी भारत में बहती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, इसलिए हम इसको सिंधु की बात नहीं करके हम करते हैं सतलज नदी क्रम। तो सतलज नदी का उद्गम जो है, मैंने उस दिन बताया था आपको, कैलाश मानसरोवर के निकट राक्षस ताल जो जगह है वहां से इसका उद्गम होता है, भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में प्रवेश करके आगे पाकिस्तान में चली जाती है। इसी सतलज की प्रमुख सहायक नदी है व्यास। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियों का क्रम देखिए। सबसे पहले झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। सबसे ऊपर ये झेलम नदी है, उसके बाद चिनाब नदी है, फिर ये रावी नदी है। तो झेलम मिल जाती है चिनाब में, चिनाब आगे चल करके मिल रही रावी में, रावी आगे चल करके मिल रही है सतलज में, और व्यास नदी पहले ही सतलज में यहाँ पे मिल जाती है। तो ये पूरा नदी क्रम है, ये 5 प्रमुख नदियां हैं, इनसे मिलकर के बना है अपना पंजाब। क्या बना है? दो नदियों के बीच का जो तटीय के बीच का क्षेत्र है उसको हम कहते हैं दोआ। यहाँ 5 नदियां हैं, 5 नदियों का जो मैदानी क्षेत्र है वो हो गया हमारा पंजाब। तो पहला हो गया आपका सतलज नदी क्रम। फिर दूसरा आपने बात की थी गंगा नदी क्रम की, है ना। गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री से, हमने इस पर डिस्कस करा था। 2 धाराएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी का उद्गम होता है गंगोत्री से, अलकनंदा का भी उसके पास के एक ग्लेशियर से उद्गम होता है। दोनों धाराएं समानांतर बहते हुए आती है। देवप्रयाग में दोनों का समागम होता है। देवप्रयाग से इसका नाम फिर गंगा होता है। पहले भागीरथी है और अलकनंदा है। देवप्रयाग में आकर के ये दोनों नदियां मिलती हैं और यहाँ से इसका नाम होता है गंगा नदी। ठीक है, यहाँ से आप देखिए फिर ये उत्तराखंड से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, फिर बहती है बिहार, बंगाल, और बंगाल में फिर ये सुंदरबन का जो डेल्टा है इस वाले पूरे क्षेत्र से होते हुए आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब ये जो गंगा नदी क्रम है, गंगा नदी क्रम की सहायक है, सबसे प्रमुख बड़ी सहायक है यमुना। यमुना का उद्गम हो रहा है यमुनोत्री से। ठीक है, ये गंगा के दाईं तरफ, या आप देख रहे हैं ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है। ये दाईं ओर इसके बहते हुए यहाँ एक स्थान आता है प्रयागराज। पहले बोला करते थे ऊपर इलाहाबाद, अभी उसका नाम हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम हो जाता है। यहाँ से फिर ये गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है। फिर यहाँ पे देखिए, जब आप एटलस को, मैप को लगातार देखेंगे तो इसकी छोटी छोटी सहायक नदी आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ ये घाघरा नदी है। इसी तरह से इस तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ कोसी नदी है ना। ये प्रमुख नदियां हैं जो गंगा में बाईं ओर से आकर के मिल जाती है। दाईं ओर से मिलती है यमुना, बाईं ओर से छोटी छोटी अनेक नदियां हैं वो आकर के गंगा में मिल जाती है। तो दूसरा नदी क्रम हो गया गंगा नदी क्रम। प्रयागराज की 3 नदी, सरस्वती जो है वो अंडरग्राउंड है, कहते हैं नीचे अंतर सलीला। सरस्वती सामने, मैंने पिछली क्लास में बताया था, कोई बता पाएगा नॉर्थ इंडिया का एकमात्र वास्तविक त्रिवेणी संगम कौन सा है? हाँ, नॉर्थ इंडिया का एकमात्र वास्तविक त्रिवेणी संगम वो कहाँ है? वो भिलवाड़ा जिले में भिलवाड़ा का त्रिवेणी, जहाँ पे आप देखेंगे अगर ऊपर जो पुलिया पे, अभी तो इस साल वो तीनों नदियाँ आई नहीं, अगर आप पुलिया से या किसी ऊंचे स्थान से खड़े होकर देखते हैं तो वास्तविक रूप से उस तरफ से आ रही है आपकी बेनाली, इस तरफ से आ रही है बेड़च, इस तरफ से आ रही है बनास। तीनों नदियाँ एक साथ आकर के मिलती हैं और आगे बनास के रूप में जाती है। जैसे बेड़ेश्वर,
वास्तविक संगम नहीं है ना। जो जाखम नदी है वो सोम नदी में पहले ही मिल जाती है। बेड़ेश्वर में किनका संगम हो रहा है? सोम और माही नदी का संगम हो रहा है। जाखम नदी थोड़ा पहले ही उसमें मिल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अब आप ये पूरा जो गंगा नदी क्रम है, इसके बाद तीसरा प्रमुख नदी क्रम आ जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी कैलाश मानसरोवर के निकट होता है, ठीक है। वहां से होकर के यह तिब्बत के पठार, भारत के पैरेलल उत्तरी भाग में समानांतर यह है बहती है, अरुणाचल प्रदेश में यह भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये भी बहुत बड़ी विशाल नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह बहुत विशाल नदी है। और इसकी विशालता का अंदाज आप इस बात से लगाइए कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ जब आप जाते हैं असम से, तो स्टीमर से एक से दूसरी तरफ जाने में आपको 7 से 8 घंटे का समय लगता है। इतनी विशाल नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। 7 से 8 घंटे का समय आपको स्टीमर में लगता है ना। तो इसका मतलब आप अंदाज लगाइए कितनी विशाल नदी होगी ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 नदियों को हमने प्रतिनिधि नदियाँ, और भी नदियाँ हैं उधर ले लिया हमने, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ, इनकी सहायक नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, ये जो पूरा क्रम है ये बरसों तक जब कंकड़ पत्थर मिट्टी का जमाव करता रहा तो उससे बनता है हमारा सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इधर आ जाइए आप, ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है, फिर इधर आ जाइए आप हरियाणा, हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, इसी तरह से पूरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, फिर पूरा बिहार, पूरा उत्तरी झारखंड, वेस्ट बंगाल और इधर असम। ये पूरा क्षेत्र जो है सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के अंतर्गत आता है। कुल लंबाई इसकी भी जैसा हिमालय पर्वत की थी, वो इसकी कुल लंबाई हो गई 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर है ना। हिमालय के पैरेलल है, इसलिए लगभग हिमालय की जितनी हमने लंबाई बताई थी मैंने आपको 2400 किलोमीटर, उसी के पैरेलल नहीं होने की वजह से इनकी लंबाई भी 2400 किलोमीटर के आसपास है। और 250 किलोमीटर इनकी औसत चौड़ाई है। औसत चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 250 किलोमीटर इनकी औसत चौड़ाई है, ठीक है। अब आ जाइए इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो ये जो सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, सर भारत के अंदर सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। सबसे बड़ी विशाल, देखो सबसे लंबी नदी गंगा है, और सबसे जो जिसका अपवाह क्षेत्र, 2 तरह से हम नदियों का एनालिसिस करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, और सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र पर पूरी तरह भारत में नहीं बहती। दिक्कत ये है ब्रह्मपुत्र नदी सर्वाधिक लंबी नदी है पर पूरी तरह से भारत में नहीं बहती। पूर्णतया भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा। उसकी लेंथ एग्जैक्ट लेंथ मैं बता दूंगा, लगभग 2-2.25 हजार किलोमीटर के आसपास है। हाँ 2500 क्या एग्जैक्ट में बता दूंगा, क्योंकि आईएएस में देखो आपको 1-1 किलोमीटर का वो पूरा ध्यान रखना है सिविल सर्विसेज में। तो गंगा की जो लंबाई है, गंगा से लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, और विशाल भी है। अपवाह क्षेत्र भी देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र का विशाल है ना। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, बाकी सारी नदियों को उसकी विशालता के कारण से हमने उसको पुल्लिंग में, है ना, हिंदी साहित्य में आप पढ़ते हैं, हिंदी संस्कृत में, है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग 3 को पढ़ते हैं। बाकी सारी नदियों के नाम स्त्रीलिंग है। गंगा ले लीजिए, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, सरस्वती। केवल ब्रह्मपुत्र है जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो पुल्लिंग के अर्थ में आता है। वो किस कारण से आता है? उसकी विशालता के कारण से। अब आप सोचिए, देखो हमारे यहाँ की नदियों को हम तैर के पार कर सकते हैं 5-7 मिनट में। ब्रह्मपुत्र नदी में मैं तैरने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नाव की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीमर में बैठ के एक से दूसरे तट पर जाने में आपको समय लगता है 7 से 8 घंटे। लंबाई तो है ही है, साथ साथ उसका बहाव भी जबरदस्त है ब्रह्मपुत्र का। तो बहाव के साथ साथ स्टीमर को उसके साथ चलना पड़ता है, फिर वो आगे से वापस काट करके फिर उसके प्रतिकूल दिशा में वापस उस तरीके से चलता है, तो समय लगता है। और
ब्रह्मपुत्र नदी का एक से दूसरा पार्ट 4 से 5 किलोमीटर, कहीं कहीं 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर तो नदी बहती है। अब आप सोचिए ब्रह्मपुत्र की विशालता का अंदाज लगाओ आप। हमारे यहाँ नहीं है, बेड़रज, बरनास, इन नदियों को अगर आप देख लो और ब्रह्मपुत्र को देख लो तो बहुत जमीन आसमान का बहुत बड़ा अंतर है ना। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तो जिसकी चौड़ाई है, अब आप उसकी विशालता का अंदाज लगाओ ब्रह्मपुत्र नदी कितनी विशाल होगी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी क्रम और ये सारी नदियां ला करके जो कंकड़ पत्थर मिट्टी का जमाव करती है, उससे ये सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बना है। आने वाले राज्यों के नाम मैंने आपको बता दिए। इधर आपके इसमें पंजाब आ रहा है, ठीक है, दूसरा उसी के नीचे आपका हरियाणा आ रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उत्तरी राजस्थान, राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी राजस्थान इसमें आएगा, ठीक है। फिर आपका उत्तर प्रदेश तो पूरा पूरा इसमें है ही है, फिर आ जाइए इसमें बिहार, संपूर्ण बिहार जो है वो इसमें आ जाएगा। फिर आ जाएगा पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर आ जाइए उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी राजस्थान की तरह से उत्तरी मध्य प्रदेश भी इसके क्षेत्र में आएगा। और आ जाएगा इसमें झारखंड, और एक और प्रमुख राज्य जो हम बोल रहे हैं वो है असम। ये सारे राज्य मिलकर के इस मैदानी क्षेत्र में आएंगे। अब आ जाइए अपन यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं की बात कर ले तो पहला तो ये है नवीन जलोढ़ मैदान है, नवीन मैदान है। ये क्षेत्र प्रदेश कैसा है? नवीन मैदानी क्षेत्र है, पुराना नहीं है। जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र नवीन पर्वतीय क्षेत्र है, वैसे ही सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी जो है वह नवीन प्रदेश है, ठीक है। नवीन का क्या होगा इसमें? न्यू है बस, सीधा सा। नवीन मतलब नया। जलोढ़ का तो एल्यूवियल हो जाएगा, एल्यूवियल जो सोइल होती है एल्यूवियल। नवीन जलोढ़, जलोढ़ भी मत लिखिए, नए मैदान है, नवीन मैदान कह सकते हो अपन इसको, ठीक है। न्यूली फॉर्म्ड लिख सकते हो, ज्योग्राफिकली आप इसको न्यूली फॉर्म्ड प्लेन्स। जैसे आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र नवीन पर्वतीय क्षेत्र है, तो न्यूली फॉर्म्ड प्लेन्स आप इसको कह सकते हो, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान को। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है, पूरा जो मैदानी क्षेत्र है इसका पूरा जो ढाल है, ढलान जिसको हम कहते हैं, पूरा लगभग क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। जैसे आप उच्चावच में देखते हैं राजस्थान की जो फिजियोग्राफी आप देखेंगे तो कहीं पे अरावली पर्वत आ रहा है, कहीं पे पठारी क्षेत्र आ रहा है, और उस कारण से क्या होता है, समुद्र तल से ऊंचाई, पहाड़ों की, पर्वतों की स्थिति, इन सब में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। इस पूरे मैदानी क्षेत्र की विशेषता ये है कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा मैदान है। आप पंजाब से शुरू होइए, पंजाब के उधर इस तरफ एकदम उत्तरी छोर पे आप चले जाइए, अमृतसर से शुरू होइए, है ना। उधर और थोड़ा आगे चले जाएंगे तो आप पठानकोट से शुरू होइए, पठानकोट या जो ये जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ से नीचे, इन सारे क्षेत्र से होते हुए वेस्ट बंगाल तक आप जाएंगे तो लगातार आपको केवल मैदान और मैदान दिखाई देंगे, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और अधिकतम ढाल जो है वो 1 से 5 मीटर तक है। कितना है? 1 से 5 मीटर तक। समुद्र तल से ऊंचाई लगभग पूरे सारे क्षेत्रों की समान है। अधिकतम ढाल कितना है? 5 मीटर तक, उससे अधिक ढलान आपको नहीं दिखाई देगा। तो दूसरा सबसे बड़ी विशेषता है पूर्णतया मैदानी क्षेत्र है, पूरा प्लेन क्षेत्र है। तीसरा आ जाइए, चूंकि विभिन्न नदियां आ रही है, उनकी सहायक नदियां आ रही है, तो सिंचाई की दृष्टि से, खेती की दृष्टि से सरसब्ज है ना। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अगर कहीं है भारत में तो वो सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की है।
सोइल कौन सी है? एल्यूवियल, जो जलोढ़ मिट्टी जिसको हम कहते हैं एल्यूवियल सोइल, वो यहाँ पर मौजूद है पूरे इस मैदानी क्षेत्र में। और चूंकि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए भारत की सर्वाधिक कृषि फसलों का उत्पादन अगर किसी क्षेत्र में होता है तो इसी सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में होता है। आप चाहे गेहूं की बात कर लीजिए, चाहे आप मक्का की बात कर लीजिए, चावल के उत्पादन में जो तटीय क्षेत्र है वो थोड़ा आगे है। चावल के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल ये काफ़ी आगे है। बंगाल सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है। इसी तरह से गन्ने की बात कर लीजिए, जितने प्रकार की प्रमुख फसलें, उन सब सारी फसलों का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, दूसरा सिंचाई के साधन अवेलेबल है, तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है वर्षा, बारिश भी अच्छी होती है। पूरे सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा ठीक ठाक होती है, अच्छा औसत रहता है। जैसे जैसे आप पूर्व में जाते जाएंगे तो वर्षा अच्छी मात्रा में होती जाएगी। पंजाब हरियाणा तक आते आते वर्षा का औसत थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वहाँ सिंचाई के साधन बहुत डेवलप्ड है। तो वर्षा के लिहाज से ले लीजिए, सिंचाई के साधनों की दृष्टि से ले लीजिए, इस कारण से ये पूरा जो बेल्ट है ये पूरा काफ़ी, जिसको अपन कह सकते हैं कृषि फसलों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में से ये एक है, क्षेत्रों में से ये एक है। ठीक है, चाहे पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये पांचों राज्यों में सर्वाधिक कोई भी फसल ले लीजिए, उसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो इन राज्यों में आपको मिलेगा। तो एल्यूवियल सॉइल के कारण से, जलोढ़ मिट्टी के कारण से। अब लेकिन ये जो जलोढ़ मिट्टी है, इसके यहाँ दो प्रकार है, स्पेशली हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरफ नदियों का पानी हर साल नई मिट्टी बहा करके लेके आ जाता है और उसका जमाव कर देता है। उसको हम कहते हैं नवीन जलोढ़, न्यू एल्यूवियल प्लेन्स, है ना, नवीन जलोढ़ मैदान बोलेंगे अपन उसको। ठीक है, हर साल जहाँ नदियों का पानी, नदियाँ नई मिट्टी बहा करके लेकर के आती है वो और उसका जमाव कर देती है, तो वो कहलाता है नवीन जलोढ़ मैदान। उसको यहाँ की भाषा में, लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं खादर। एल्यूवियल सॉइल तो दोनों तरफ है, लेकिन जो नवीन जलोढ़ हर साल जहाँ जमा हो रही है उसको अपन कहते हैं खादर। हर साल बाढ़ आएगी, भाई नदियाँ क्या कर रही है, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से उपजाऊ जो तत्व है उनको लेकर के आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ही नदियाँ मैदान में प्रवेश करेगी तो कंकड़, पत्थर, मिट्टी उनका तो वो जमाव कर देती है। कंकड़, पत्थर, बड़े शिलाखंड जो होते हैं, चट्टानें, उनका तो जमाव कर देती है। नदियों के साथ बह करके क्या आ रहा है, मिट्टी। उस मिट्टी का वो बाढ़ के रूप में हर बार पानी फैल जाता है। आप देखिए गंगा का जो पूरा क्षेत्र है, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, हर बार बाढ़ आएगी। जो सर्टेन उसके गंगा नदी के और उसकी सारी नदियों के क्षेत्र हर बार बाढ़ आती है और हर साल नवीन उपजाऊ मिट्टी वहाँ पे जमा हो जाती है। तो हर साल जब नवीन मिट्टी जमा हो जाती है उसको अपन कहते हैं खादर। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हर साल नई मिट्टी जमा नहीं होती है, 5-7 साल में कभी ज़्यादा बाढ़ आई या नदी का जल स्तर बढ़ा तब वापस नई मिट्टी का जमा होता है। तो ऐसे क्षेत्र को अपन कहते हैं भांगर। उनको अपन कहते हैं भांगर, खादर और भांगर। हाँ, खादर और भांगर ये लोकल शब्द है, इसलिए इंग्लिश वर्जन भी इनका यही रहेगा। ये केवल भारत में सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की विशेषता वाली क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों शब्द चलेंगे आपके, खादर और भांगर। न्यू एल्यूवियल जो सोइल्स है उनका जमा होता है हर बार खादर। जहाँ 5-7 साल में, 10 साल में कभी नई मिट्टी वापस आकर के जमा होती है उसको अपन कहते हैं भांगर। ठीक है, तो ये दो कुल मिलाकर के आप देखिए, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर जम करके कृषि उत्पादन होता है। उसके दो ही फैक्टर है, वर्षा भी अच्छी है और जहाँ वर्षा नहीं है तो सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके
नहरों का जाल बिछा हुआ है, सर्वाधिक नहरों का जाल आपको इधर मिलेगा। पंजाब ले लीजिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, नहरों का जाल है। प्लस दूसरी बात हो गई यहाँ पे जो वर्षा है वो भी अच्छी मात्रा में हो जाती है। ठीक है, तो ये दो इसमें टर्म्स आती है, खादर और बाढ़। तो कृषि फसलों का उत्पादन काफी अच्छा होगा, अच्छी वर्षा हो रही है। इसी प्रकार से सिंचाई साधनों का जाल बिछा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चूंकि ये मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या हमेशा आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। मैदानी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। इसीलिए मैदानों को, और इससे पहले हम कहते थे नदी घाटी जो सभ्यताएं हैं उनको हम सभ्यता के पालने कहते हैं। मैदानों को क्या कहा जाता है? सभ्यता के पालने। हर एक की पहली चॉइस क्या रहती है कि वो मैदानी क्षेत्र में जाकर के निवास करें। मैदानी क्षेत्र में भी पहली चॉइस होती है समुद्र तटीय क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र में निवास करना उसकी पहली चॉइस होती है। इस वजह से इनको सभ्यता के पालने हमने कहा है। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। और इसीलिए भारत का लगभग 40% जो क्षेत्र है, जो जनसंख्या है, वो सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में निवास करती है। एरिया है लगभग 23% और पॉपुलेशन लगभग 40% के आसपास निवास करती है। भारत का सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला राज्य उत्तर प्रदेश, वो इसी में सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला। दूसरे नंबर पर जो आता था पहले, वो आता था बिहार। अभी अब बिहार का डिवीजन हो गया बिहार और झारखंड में, तो अब बिहार का स्थान थर्ड हो गया, अब महाराष्ट्र सेकंड हो गया, लेकिन सर्वाधिक पहला हो गया आपका उत्तर प्रदेश। पहले बिहार था, तो बिहार और झारखंड को मिला ले तो वो जनसंख्या भी महाराष्ट्र से ऊपर हो जाती है। बंगाल अपने आप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र ही है। पंजाब, हरियाणा, हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये जो पूरा क्षेत्र है यह सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये इसकी 5वीं विशेषता हो जाएगी। फिर इसी के साथ साथ देखिए, कृषि फसलें बहुत अच्छी हो रही है, तो कृषि आधारित उद्योग जितने भी है वो आपको यहाँ ज़्यादा मिलेंगे, है ना। उद्योग पे आगे चल करके अपन डिस्कस करेंगे। उद्योगों में खनिज आधारित उद्योग भी है, कृषि आधारित उद्योग भी है। तो जो कृषि आधारित उद्योग है, जैसे मेनली अगर हम बात करें, जैसे आपका सूती वस्त्र उद्योग हो गया, किस पर आधारित है? कपास पर। जैसे आपका जूट उद्योग हो गया, जूट के जो भी बोरे, थैले, ये सारे तमाम बनते हैं। सर्वाधिक उत्पादन जूट का होता है वेस्ट बंगाल में, तो उसके उत्पादन की बात आ गई तो वो भी यहाँ पर, तो जूट उद्योग यहाँ फैला हुआ है। इसी तरह से शक्कर उद्योग, चीनी उद्योग जिसको अपन कहते हैं, चीनी का रॉ मटेरियल क्या है? गन्ना। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भी इस पूरे क्षेत्र में होता है। तो जितने जितने प्रमुख, इसी तरीके से ये जो तिलहन उद्योग है ना, चाहे आप सरसों ले लीजिए, चाहे आप सोयाबीन ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, तिल ले लीजिए, इन पर आधारित जो तिलहन उद्योग है, तेल उद्योग है, वो भी इस क्षेत्र में काफी विकसित हो गया है। तो कृषि आधारित उद्योगों का भी यहाँ पे आपको जाल बिछा हुआ दिखेगा। ये यहाँ की 6ठी विशेषता है। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी में एक बीच में जैसे खादर और बांगर का मैंने आपको बताया, यहाँ हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से जस्ट नीचे आते ही, जैसे मैंने आपको बताया था, नदियां नीचे आएंगी तो कंकड़ पत्थर को वही जमा कर देती है। मिट्टी और बहुत छोटे पत्थर, जिसको अपनी भाषा में गोल जो पत्थर होते हैं, लोडी, इस तरीके की जो हल्का पदार्थ है, उसको ये परिवहन करके नदी आगे ले जाती है। एकाएक जब नदी मैदान में प्रवेश करती है नीचे, तो वहां पर ये कई सारी जल धाराओं में विभक्त हो जाती है। वहां दलदली क्षेत्र बन जाता है। कैसा बन जाता है? कीचड़ वाला क्षेत्र बन जाता है। कीचड़ वाले जो ऐसे क्षेत्र बनते हैं, इसी को वहां पे कहा जाता है भाबर। ये स्पेशली क्या होगा? हिमालय के एकदम तलहटी वाले क्षेत्र में, जैसे उदाहरण के लिए आपका पीलीभीत जिला हो गया, है ना, पीलीभीत, और इससे इधर जो आपका जो ये हरिद्वार और देहरादून, हरिद्वार से लेकर के और उधर नैनीताल तक के क्षेत्र में, जैसे इन क्षेत्रों से आप नीचे उतरेंगे
तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे नदियाँ नीचे उतरते ही कई जल धाराओं में विभक्त हो जाती है और वहाँ दलदली क्षेत्र बन जाता है। उस दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर। और थोड़े टाइम बाद, थोड़े क्षेत्र के बाद वापस वो जो जल धाराएं सामने प्रकट हो जाती है, उस वाले क्षेत्र को अपन कहते हैं तराई। ये दो शब्द आते हैं, ये दोनों हिमालय पर्वत के तटीय तलहटी वाले क्षेत्र हैं, भाबर और तराई। जहाँ पे ये जल स्रोत विलुप्त हो जाते हैं, केवल आपको दलदल दिख रहा है, वो कहलाता है आपका भाबर। और जहाँ पे जल धाराएं फिर से प्रकट हो जाती है वही एरिया, उसको अपन कहते हैं तराई का क्षेत्र। कई बार आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र में ऐसा हुआ, तराई के क्षेत्र में ये घटना हुई। वो जो तराई का क्षेत्र है वो, तो भाबर और तराई ये कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? हिमालय पर्वत के तलहटी वाले क्षेत्र हो जाएंगे, जहाँ पे नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको विशेषताएं बताई सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र के मैदान की, पॉपुलेशन यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में मिलेगी। अब आप कहोगे कि सर ये तो काफी सारी चीजें पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, कृषि उत्पादन भी अच्छा हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट अच्छा हो गया, सारी चीजें, पॉपुलेशन भी है। यहाँ एक दिक्कत ये है कि विकास के जितने मानक हैं, डेवलपमेंट के जितने बड़े आधार हैं, उनमें ये राज्य उतने आगे नहीं है। और विकास का जो बड़ा आधार होता है उसमें जैसे औद्योगिक विकास जितना होना चाहिए हुआ है, लेकिन अप टू दी मार्क जिसको अपन कहते हैं, जितना होना चाहिए वो इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। और दूसरा ये है, ये जो ओवर पॉपुलेशन है, ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या इस समय बन चुकी है। इसीलिए इन सारे राज्यों को इन 4-5 राज्यों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? बीमारू राज्य। बीमारू में आप देखेंगे BI से आपका हो गया, BI से हो गया बिहार, MA से हो गया आपका मध्य प्रदेश, R से हो गया राजस्थान और U से हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये चारों राज्य भारत के बीमारू राज्यों में कहे जाते हैं, गिने जाते हैं। ठीक है, वो शब्द मैं बता रहा हूँ। बीमारू ये 4 राज्य हो गए। कभी कभी कई सारे मानक में उड़ीसा भी बहुत पीछे है। जब हम उड़ीसा को भी जोड़ लेते हैं तो वो बन जाता है बोमारू। बिहार, बीमारू और बोमारू। अब ये बीमारू और बोमारू, इनमें क्या बड़ा अंतर है? मैंने बताया दिया एक राज्य का। बीमारू क्यों कहा जा रहा है? जो चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे पॉपुलेशन, वो यहाँ ज्यादा है, और जो ज्यादा होना चाहिए ओवरऑल आर्थिक विकास, उस आर्थिक विकास में ये बाकी कई सारे राज्यों की तुलना में पीछे है। विकास हो रहा है उसके लिए मना नहीं है, लेकिन गुजरात से कंपेयर कर लीजिए, महाराष्ट्र से कंपेयर कर लीजिए, आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों से जब हम कंपेयर करेंगे तो ये राज्य कहीं ना कहीं बहुत पीछे नजर आते हैं। पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, साक्षरता कम मिलेगी, शिक्षा का स्तर कम मिलेगा, है ना। औद्योगिक विकास के संकेतक में पीछे है, जो आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए उसमें पीछे है, और जहां आगे नहीं होना चाहिए उन मानकों में यह आगे है। जैसे सबसे बड़ा कंसेप्ट आगे आपका पॉपुलेशन वाला, तो उसके पीछे अगर हम यहाँ एनालिसिस करते हैं तो राजस्थान का ये जो भारत का जो उत्तरी भाग है, ये कुछ कई सारी जो धार्मिक सामाजिक रूढ़ियाँ हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं पीछे दिखाई देता है ना, धार्मिक मान्यताओं की वजह से। जैसे पॉपुलेशन वाले केस की बात करें, अगर हम आगे चल करके इस पर पढ़ेंगे, भाई सन प्रेफरेंस है ना, बेटा ही होना चाहिए, बेटों की भी संख्या एक से अधिक होनी चाहिए। ये जो सन प्रेफरेंस है, इसके कारण से ओवरऑल फैमिली साइज जो है वो बढ़ी हुई आ रही है। सामाजिक जो यहाँ की प्रथाएं हैं उनकी वजह से आप देखेंगे। इसी तरीके से कई सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे शिक्षा साक्षरता, उसमें एक क्षेत्र पीछे नजर आएंगे। स्पेशली अगर हम महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर कौन है? बिहार। उससे जस्ट ऊपर कौन है? राजस्थान। अब यानी भारत के सारे केंद्र शासित और भारत के सारे राज्यों की बात की जाए तो हमारा स्थान, दुर्भाग्यजनक बात यह है
कि नीचे से दूसरा आ रहा है साक्षरता में, और अगर महिला साक्षरता की बात करें तो हम सबसे नीचे हैं। तो शिक्षा साक्षरता के मानक ले लीजिए, औद्योगिक विकास के मानक ले लीजिए, इन सब में हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। और ये जो विकास है, डेवलपमेंट है, नहीं हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए, इस वजह से हमने क्या कहा, इन राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है। इसी में जब उड़ीसा को हमने जोड़ लिया तो वो हो जाएगा आपका गोमारू। तो ये पूरा सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसके अलग अलग पार्ट्स हो गए। पहला हो गया आपका सतलज का मैदान, जिसमें पंजाब, हरियाणा और केंद्र अपना जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आएगा। फिर गंगा नदी का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हमने बात करी। इसकी जो शेष जो अपने उच्चावत से रिलेटेड है। अब देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में लेकिन पोटेंशियल बहुत है। एक तो सबसे बड़ी बात है, जो कृषि उत्पादन हो रहा है वो अभी भी उतना नहीं हो रहा है परंपरागत तरीकों से। जैसे हम राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी भी परंपरागत, या बात आ जाती है हम क्या सुधार करें जिससे कि ये काफ़ी बेहतर स्थिति में आ जाए। तो परंपरागत की बजाय जो नया पैटर्न है उस आधार पर अगर कृषि की जाए, उस आधार पर अगर उद्योग धंधों का डेवलपमेंट किया जाए तो ये क्षेत्र काफ़ी आगे बढ़ सकता है। फिर एक और फिजिकल कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो धार्मिक सामाजिक हमारी मान्यताएं या कई सारी कुरीतियाँ वो उसके पीछे जिम्मेदार है। भौगोलिक भी दिक्कत है। अभी जैसे बिहार की अगर बात की जाए और बंगाल की बात की जाए, इन दो राज्यों में स्पेशली हम देखेंगे हर बार इतनी जबरदस्त बारिश होती है। और यहाँ की जो नदियाँ हैं, बिहार का शौक कौन सी नदी कहलाती है? कोसी। और बंगाल का शौक दामोदर। ये जो नदियाँ हर साल जबरदस्त बारिश होती है। आप कितना ही बढ़िया रोड नेटवर्क खड़ा कर लीजिए, आप कितना ही बढ़िया रेल नेटवर्क खड़ा कर लीजिए, वो कितना ही बढ़िया आधारभूत जो संरचना है वो खड़ी कर लीजिए, लेकिन वो जो बारिश होती है, बाढ़ आती है, उस बाढ़ के कारण से कई प्रकार का जो है उसमें डैमेज हो जाता है। और हर साल उस संरचना को फिर हमको नया खड़ा करना पड़ता है। डैम बने हैं, काफी बने। जैसे दामोदर वैली अथॉरिटी अपन डीवी आगे चल करके अपन बढ़ेंगे 7 बांध बना दिए, उसके बावजूद वर्षा बहुत हो रही है ना। मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी की विशालता के बारे में बताया। उधर की जो नदियां हैं जबरदस्त बारिश हो रही है। अभी वर्षा का औसत 300-400 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो आप कितने भी बांध बना लेंगे, कितनी भी, इसीलिए बीच में एक परियोजना आई थी, उस पर आगे चल करके बात नहीं हो पाई। वो थी नदियों को जोड़ने वाली। कई सारी जो नदियां हैं वो सूखी हैं, नदी है ही नहीं। वास्तविक रूप में कहा जाए तो नदी नहीं है, बस नदी का एक तरह से स्ट्रक्चर है, उसका बेसिन है, बस। नदी जल की उपलब्धता उसमें नहीं है। और कई सारी नदियां बहुत विशाल है। तो इनके बीच में कनेक्टिविटी की बात आई थी, नदी को जोड़ने की परियोजना की, पर वो बाद में उतनी आगे बढ़ नहीं पाई। तो बहुत बड़ा आप बांध बना लेंगे, वो सारी चीज हो जाएगी। फिर दूसरा एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जल का प्रवाह, वर्षा का स्तर इतना ज्यादा है, उसकी वजह से ये दिक्कत यहाँ पे आती है। स्पेशली अगर हम बात करें बिहार की और स्पेशली बात करें अगर हम बंगाल की, तो दूसरा हमारा प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, इस पर किसी का कोई क्वेश्चन इस पूरे उससे रिलेटेड?